सफ़र और मैं हूँ आपकी मेज़बान सना फैसल। किसी भी मुल्क में उसके इक़्तिसादी मसाइल इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं क्योंकि उनका ताल्लुक़ एक दूसरे से जुड़ा होता है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ भी मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल हैं जिनकी वजह से आवाम परेशानी से दो चार है, लेकिन मुकाबला कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क भर में कत्ल, इंसानी स्मगलिंग, ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती, स्ट्रीट क्राइम, अगवा बराए तावान और भत्ता खोरी जैसे जराइम भी मसला बनते जा रहे हैं जिनसे लोग खौफज़दा हैं, क्योंकि जिसके साथ ये वाक़यात पेश आते हैं उसकी तकलीफ से वही वाकिफ़ होता है जिसके साथ ये सब हुआ होता है, और जिन मुश्किलात का सामना उसको और उसके घर वालों को करना पड़ता है उसको लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं होता। फ़खर को 3 गोलियां लगी हैं। ये सुनना था, वो इसकी वालदा तो चेयर पे बेहोश हो गई। दरहम हो गया सबको, 6 महीने 1 साल ऐसे वो झुक नहीं सकते। और कराची जैसी मेगा सिटी में जहां आबादी करोड़ों अफराद पर मुश्तमिल है, यहाँ मसाइल और जराइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की हालत ज़ार मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल से दो चार है। ऐसा ही एक अफसोसनाक सानिया कराची के रिहायशी सैयद फ़खर अब्बास के साथ पेश आया, जिन्हें सफ़ाक मुजरिमों ने गोलियां मार दी। जान तो बच गई, लेकिन एक हंसता बसता खुशहाल घराना कड़ी आजमाइश की जद में आ गया। 3 गोलियां मुझे आर पार हुई, चौथी गोली यहाँ से गुजरती भी गई। अब टैबलेट खाता हूँ तो मुझे 5 मिनट के लिए भी फ़र्क नहीं पड़ता। बंदा भी हमारा डैमेज हुआ, गाड़ी भी हमारी नुकसान हुई, पैसा भी हमारा खर्च हुआ, जान से भी हम ही गए। ऐसे और इस तरह के वाक़यात कुछ दिन खबरों की जीनत बनते हैं और बाद में किस्सा पारीना बन जाते हैं। किसी को याद भी नहीं रहता कि किस बेगुनाह की जिंदगी जिंदा दरगोर हो गई और कौन किस अजियत में है। इज्जतदार आदमी है ना, वो मारा जा रहा है। इसके अंदर प्री प्लान काम हो रहा है, नजर कुछ नहीं आ रहा सिवाय अंधेरे के। फ़खर अब्बास के साथ ये सानिया कैसे हुआ? पुलिस कार्रवाई की गई या मामला कुछ और हुआ? मुजरिम कौन थे? क्या उनकी शनाख्त हुई या जहां ये वारदात पेश आई वहां कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद था या नहीं? इन सारे सवालात के जवाबात हम खुद फ़खर अब्बास और उनकी फैमिली की ज़बानी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वो किन मुश्किल हालात से नबर्द आज़मा हैं। नाज़रीन, हम फ़खर अब्बास के घर पहुंच चुके हैं और मैं आपको बता नहीं सकती कि ये घराना इस वक्त जिस कस्मा पुरसी का शिकार है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कहते हैं ना सफ़ेद पोश फैमिली का पर्दा रखना होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं पूछूंगी उनसे, लेकिन मैं ये जानती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी ये जानें कि इस तरह की ना जाने कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि इस तरह के वाक़यात का शिकार होकर सफ़र करती हैं। पूरी फैमिली सफ़र करती है। उनके घर पहुंच गए, आइए आपको फ़खर अब्बास से मिलवाते हैं। नाज़रीन, फ़खर अब्बास के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली क्या हुआ था उस दिन जो इंसिडेंट पूरा हुआ था? बात यह कि ये 9 ज़िलहज थी, सुबह ईद का दिन था, चांद रात थी। ये रात 3 बजे अपनी जॉब से जब वापस आया तो इसके दोनों छोटे भाइयों ने कहा कि भाई आपने हमें गाड़ी की भी एंटरटेनमेंट दिया, भतीजा हुआ था, ज़ाहिर है इसका बेटा हुआ है, तो 11 दिन का था वो, जब तो कि आपने भतीजे के भी अभी हमें तक मिठाई नहीं खिलाई, आप हमें लेके चले, कुछ हमें खिला के लेके। ये पूरी सारी फैमिली को बिठा के गाड़ी में, सिविक गाड़ी थी, उसमें बिठा के ये लेके गया। मुझे भी कहा, मेरी मिसेस ने कहा बेटा मैं नहीं चल सकता, ज़ाहिर है मैं माजूर आदमी, मैं कहाँ चलूँगा, मैं कहा गाड़ी में बैठे रहना। आपको क्या हुआ है? बेटा मुझे ये बैकबोन प्रॉब्लम है, 3 मोहरे मेरे हिले हुए, ये पैर में ये स्टील का घुटना पड़ा हुआ है मेरा, ये 2 दफ़ा एक्सीडेंट हो चुका है मेरे पैर का, ये प्लेट्स पड़ी हुई है, मूविंग प्लेट्स है, ये सब सामने नज़र आती है। अब ये तकरीबन 2009 से ये सिलसिला मेरे साथ है, 2009 से लेके ये टाइम आ गया। बहुत अच्छे हमारे हालात हैं, बहुत साउंड थे हम लोग, लेकिन अब ऐसे रोड पे आ गए कि मत करो। 4 बजे घर से निकला है। इसकी वालदा तहज्जुद पढ़ने के लिए बैठ गई क्योंकि अभी अज़ान नहीं हुई थी ना। वालदा इसके वहाँ चेयर पे पढ़ती, नमाज़ पढ़ रही थी, मैं लेटा और तस्बीह पढ़ रहा था। तो 4:15 में 4:20 में मेरे पास
मेरे भतीजे का फ़ोन आता है न्यू रिजविया सोसाइटी से, वहाँ से फ़ोन आता है, वो कहते हैं जैन कहाँ है, बड़े वाले बेटे के लिए उन्होंने पूछा। मैं कहा जैन, अच्छा हमने किसी को बता नहीं था कि ये आया हुआ है यहाँ पे। ये कहीं और से आए हुए? ये बेटा जॉब के सिलसिले में ईरान में थे ये। अच्छा, अब जब ये हादसा हुआ ना तो इसके बाद मैंने उसको जाने नहीं दिया। मैं बाबू इसको कहाँ ले लेके मैं घूमूंगा, मेरे से खुद नहीं चला जाता। यानी कि ये भी ईद मनाने आए हुए थे? ईद मनाने के लिए आया हुआ था। फिर मैंने इसको नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा जैन कहाँ है? मैं कहा जैन कि यार आप चाचा आ गया से बात करो, बताओ सही बताओ जैन कहाँ है। मैं कहा यार कोई ना कोई बात तो है कि इस टाइम ये फ़ोन कर रहा था कि खैरियत तो है, ये बताओ। वो अच्छा मुझे नहीं बताना चाह रहे थे ना कि हुआ क्या है। उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैंने एक और भतीजा है मेरा, मैंने उसको फ़ोन किया तो उसे सीधा सीधा बताया कि जैद भाई घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए, आप बाप हैं। बहरहाल फ़खर को 3 गोलियां लगी हैं और बस ये सुनना था। वो इसकी वालदा तो चेयर पे बेहोश हो गई। अच्छा, तब तक आपका अपनी फैमिली से किसी भी मेंबर से कोई राब्ता हुआ ही नहीं था? हुआ था हमारे कोई इन्होंने मुझे तो कह रहे थे बाहर से ताला लगा के गए थे ना ये। जब ये मुस्तफ़ा मेडिकल के सामने पहुंचे तो वहाँ एक कट है राइट हैंड पे, रोड से दूसरी साइड जाने के 13D की तरफ जाता है, वहाँ पे इनकी गाड़ी बंद हो गई। अब ये परेशान सेल्फ मार रहे लेकिन लगी नहीं रही। जैन, समर और फ़खर, ये तीनों बेटे मेरे उतरे, ड्राइविंग ये खुद कर रहे थे। इनकी मिसेज आगे बैठी हुई थी, बच्चा उसकी गोद में था, पीछे ये सब थे। ये तीनों बाहर थे। इन्होंने धक्का मार के गाड़ी को साइड में रोका, उसका बोनट खोला, मोबाइल तीनों के हाथ में थे, लाइटें ऑन की हुई थी, अंधेरा था। अब वो इन्होंने देखा कि 2 बाइक से, जिसके ऊपर एक बाइक पे 3-3 बंदे बैठे हैं, वो इन्हें सीधा क्रॉस करते हुए चले गए। थोड़ी दूर, जैसे यहाँ से गली का एंड है, इतनी दूर गए होंगे, वहाँ से फिर वो 50 मीटर के बाद फिर वापस पलट के आए। तो जैन ने, इस वाले बेटे ने मेरे से कहा कि फ़खर होशियार रहना है कि मुझे बंदे सही नहीं लग रहे, कोई डकैत लग रहा है। वो एकदम आकर उन्होंने ब्रेक्स वहाँ पे गाड़ी के पास लगाए, इसके आते कह रहे चाबी निकालो, जो इन्होंने मुझे बताया। सर मैं ऑन द स्पॉट नहीं था। गाड़ी तो ख़राब थी उस वक्त, चाबी दे भी देते? चाबी तो दे दी थी उनको, गाड़ी का टर्मिनल हिल गया था, वो बोनट खोला था, लगाया था, सेल्फ मारा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। लेकिन जब वो आए तो वो थी, ऐसे चाबी उनको दी, बस अगर बाहर आए, बाहर निकले। जाहिर सी बात है, ये इसकी मिसेज, 2 भाई, ये 4 बंदे पीछे। तो इसने क्या किया था, अपनी सीट को थोड़ा सा आगे कर दिया था ताकि ड्राइविंग करने में इजी रहे। जब उतरने लगा तो उसको पीछे करने के लिए, इसके पैर जो थे स्टीयरिंग में फंस रहे थे, अब जब ये पीछे करने के लिए नीचे झुका तो उसने ऊपर से फायर कर दी। उन्होंने सोचा कि शायद इनके पास असला है, उसने फायर कर दिया ऊपर से। जो इसको लगे, फायर तो बहुत ज़्यादा हुए थे लेकिन लगे इसको 3 है, जो बाद में हमें गाड़ी से विटनेस भी दी है। तो वो फायर करके वो फरार हो गए। वो तो फिर भाग गए ना, रुके ही नहीं। जैसे कि और भी पब्लिक वहाँ पे आ गई थी, क्योंकि मेडिकल के भी लोग सामने से, अल मुस्तफ़ा वाले भी आ गए थे, रोड पर चलने वाले लोग भी थे। एक फैमिली थी, बलोच फैमिली, उनके साथ लेडीज़ भी थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट की, हॉस्पिटल तक लेके गए। नाज़रीन, लेकिन इस वाक़े की जो चश्मदीद गवाह हैं, बेसिकली जो फ़खर की वाइफ हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये जो सान्या आपके साथ हुआ, इस पे बहैसियत कौम ही हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि ये बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जब तक बात खुद पर नहीं आती ना, तो लोगों को शायद उस तकलीफ़ का, उस कर्ब का, उस अजियत का अंदाज़ा नहीं होता। अगरचे इस वाक़े को गुज़रे 3 महीने तकरीबन लगभग हो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो 3 महीने उस दिन से ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे होंगे। बड़ा खुशी का मौका था क्योंकि आपके घर बेबी हुआ था, फिर ईद भी थी, उसकी भी तैयारियां चल रही होंगी, और अचानक ये इस तरह का वाक़या पेश आया। हम बस आउटिंग के लिए निकल रहे थे इनके साथ, इन्होंने कहा कि चलते हैं, सब भाइयों को लिया। वो नौमालूद जो बच्चा था उसको भी साथ में ले लिया? नहीं लेके जाते थे मैं उसको, लेकिन उस दिन मैंने उसको ले लिया था। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम जा रहे थे JDC, आउटिंग के लिए जा रहे थे। JDC पे जो एनिमल्स वगैरह आए हुए होते हैं, सही है, वहाँ पर तो एक रौनक लगी हुई होती है ना पूरी रात। एक वो होता है, ऊँट भी आए हुए होते हैं और डिफरेंट जानवर भी आए हुए होते हैं। वहाँ पर जा रहे थे हम विज़िट के लिए, और प्लस हमने डिनर का भी प्लान बनाया था कि वापसी पे हम डिनर भी करेंगे साथ में। फिर बस रास्ते में ही ये हादसा हो गया इनके साथ। आपको कुछ ऐसा लगा तो कोई पीछे से ताक़ुब कर रहा है? फ़ौरन समझ लें सर पे आ गए। उन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे? उन्होंने चेहरे, कोई किसी ने भी चेहरा नहीं छुपाया हुआ था, और प्लस वो उनके हाथ में गन थी। जैसे वो आए हैं, उन्होंने अपनी बाइक से, एक बंदा था, 2 थे, 3 थे? मैंने जहाँ फ्रंट सीट पे मैं बैठी थी, मैंने जब देखा तो मुझे 2 बंदे नजर आए। दोनों के दोनों बाइक पे थे? बाइक से उतर कर आए? बाइक उन्होंने रोकी हमारी गाड़ी की तरफ, और फिर वो दोनों उतरे, और एक ने उसमें से गन निकाली है। आसपास
चलता हुआ ट्रैफिक था, चलता लोग हुआ जा रहे ट्रैफिक थे। था, लेकिन हमारी गाड़ी जहाँ ख़राब हुई थी उससे आगे जब हमने उसको पुश करके आगे लेके गए थे तो वहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा था। असल में जैसे ही उन्होंने कहा कि कार की चाबी दो, तो इन्होंने फ़ौरन से कार की चाबी दे दी और बोले गाड़ी से बाहर निकलो। जैसे ये बाहर निकलने लगा उसने फ़ौरन से मतलब शॉट यही दो कर- जुमलों, हाँ बस लम्हे का मतलब कोई मज़ाहमत भी नहीं की, कोई मज़ाहमत, अच्छा उन्होंने कुछ मोबाइल्स भी नहीं मांगे? मोबाइल्स नहीं मांगे, उन्होंने गाड़ी की चाबी मांगी और प्लस कहा कि गाड़ी से बाहर निकलो। ये निकलने लगे और उन्होंने ऐसा शॉट किया है कि बस दहम भरम हो गया सब कुछ। तो जिस टाइम उन्होंने गोलियां चलाई तो वो रुके फिर वहाँ पर वो कि रुके नहीं, फिर वो गोलियां मतलब चीख फायर पुकार करके हो वो गई, चले गए? चीख पुकार हो गई, भाई चीखने लगे। भाई बाहर खड़े थे क्योंकि वो कार का बोनट खोल के देख रहे थे कार में क्या मसला है। क्योंकि बच्चा भी था आपकी गोद जी। में। देखिए जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो सुध-बुध भी गुम हो जाती है, समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ है। कुछ भी समझ नहीं आया क्या हुआ है। फर्स्ट तो इनके हैंड पे ब्लड आया था और मुझे लगा सिर्फ के हाथ पे लगी है इनके। उसके बाद जब मैंने देखा तो उनकी शर्ट पे भी ब्लड स्टेन थे। उसके बाद फिर फ़ौरन से इनको फर्स्ट एड के लिए बाइक पे ही एक बंदा बिठा के लेके चला गया। जब पुलिस पहुंची, एमएलओ वगैरह हुआ, पुलिस पहुंची, एमएलओ हुआ, उसका तो मुझे नहीं पता क्योंकि फिर जब हॉस्पिटल गई हूँ, हॉस्पिटल से फिर भाई ने मुझे अपने ससुराल में छोड़ दिया था, पीआईबी में। वहाँ से कितने दिन लगे इनको रिकवर होने में? और इनको रिकवर होने में तकरीबन देखें जो इनका जो ऑपरेशन हुआ है ना, उसको सिर्फ उसके टाँके खुलने में इनको 1 महीना लगा। गर्मियाँ थी, टाँके पक गए थे इनके, फिर इनका 1 महीने बाद इनके टाँके खुले हैं। उसके बाद भी इनका रिकवरी अभी तक चल रही है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आप अभी वज़न नहीं उठा सकते, 6 महीने 1 साल ऐसे वो झुक नहीं सकते। और इनका जो जॉब है इनकी, उसमें यही काम सबसे ज़्यादा करना पड़ता है इनको। हेड शेफ़ हैं ये रेस्टोरेंट में, इसी वजह से ये अभी बेड रेस्ट अभी पे तो ही ये फिर जॉबलेस होंगे, कोई काम नहीं कर रहे कोई होंगे। काम नहीं कर रहे। अगर चलते भी हैं तो इनके लीवर पे गोली लगी है असल में, लीवर पे स्वेलिंग आ जाती है इनके। अच्छा, चलना फिरना भी मना है? वॉक करते हैं तो स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होता है शदीद इनको, फिर इनको टैबलेट्स वगैरह दे के वो दर्द को कम करना पड़ता है। नाज़रीन, हमारे साथ फ़खर अब्बास मौजूद हैं। फ़खर अब्बास इस वक्त बेड रेस्ट पर है। इनको इस वक्त मुकम्मल चेकअप की ज़रूरत है। इनका वीकली चेकअप होना चाहिए, इनकी मेडिसिन चेंज होनी चाहिए ताकि ये जल्द से जल्द जो है वो रिकवर हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं फ़खर आप? बेहतर। बिल्कुल सेट थे, बिल्कुल पुरसुकून ज़िंदगी थी, अच्छी आमदनी थी। जॉब भी बहुत सुकून वाली थी, बट जब से ये सानिया हुआ है तो प्राइवेट जॉब थी, वो जॉब भी ख़त्म हो गई है। उन लोगों ने कुछ सपोर्ट किया आपको? उन लोगों ने, जब मैं हॉस्पिटल में था, जो एक मंथ मेरा समझे जून में, मेरे साथ 29 जून को ये सानिया हुआ है, जुलाई के मंथ में मैं नहीं गया, तो उन्होंने जुलाई की सैलरी मुझे दे दी थी। जो सपोर्ट कर सकते थे एज अ प्राइवेट रेस्टोरेंट, उन्होंने वो सपोर्ट मुझे किया। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब मैं उनके पास काम नहीं कर रहा तो उनका काम भी डिस्टर्ब हो रहा है, फिर उन्होंने किसी और बंदे को हायर कर लिया। उस टाइम क्या ऐसी गलती हो गई थी? बस गलती कुछ भी नहीं थी उस टाइम ऐसी, जब उन्होंने आके सामने से घूम के आए हैं और मैंने, इन लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बंदे आ रहे हैं, मैं खुद थोड़ा सा होशियार हुआ। उन्होंने जैसे ही आके मुझसे गाड़ी की चाबी मांगी है तो मैं उनको शीशा नीचे करके पहले दिखाया कि गाड़ी में फैमिली है। उसने मुझसे बोला बाहर आ। मैं समझा नहीं उसकी बात, बाहर आ। जैसे ही मैं जो है ना नीचे झुका हूँ सीट पीछे करने के आप लिए, बाहर झुके? निकलने अच्छा, के लिए, सीट पीछे करने? सीट पीछे करने के लिए जैसे ही मैं नीचे झुका हूँ लीवर को पकड़ने के लिए, उसने वहाँ से फायर चला दिया। 14 फायर उसने जो है ना वो 14 गाड़ी फायर पे किए? जो है ना वो लगे। 3 गोलियाँ मुझे आर पार हुई, चौथी गोली यहाँ से गुजरती भी गई थी मेरे। वो अंदर लगी नहीं थी मगर गुजरती रगड़ लगी थी उसकी गोली की। बाकी 11 गोलियाँ जो हैं वो गाड़ी में लगी थी, स्टीयरिंग व्हील में, डैशबोर्ड में लगी हुई थी, मीटर में लगी हुई थी वो गोलियाँ। और जब हम लोगों ने गाड़ी बाबा वगैरह गए थे थाने में गाड़ी निकलवाने के लिए, तो इन लोगों ने फिर उस टाइम पर देखा गाड़ी का प्लर वगैरह में गोली लगी हुई थी विंड स्क्रीन के पास। आपको क्या लगता है ये वाकई डकैती का ही वाकया था? उन्होंने आपसे आते ही मोबाइल्स भी नहीं कहा कि दो, उन्होंने सीधी गाड़ी ही आपसे कहा कि गाड़ी दो। गाड़ी कौन सी गाड़ी थी? सिविक गाड़ी थी मेरे पास। ऐसा मुझे, क्योंकि मेरी एज अ प्रोफेशनल मेरा ऐसा है नहीं कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी होती या मेरा अपना काम से अच्छा, वो काम था। गाड़ी भी आपकी अपनी ज़ाती नहीं गाड़ी थी? मेरे रेस्टोरेंट ओनर की ही गाड़ी थी और उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी भी दी हुई थी, आने जाने के लिए मेरे पास ही होती थी गाड़ी। बस हम लोग बैतुल मुकर्रम के सामने पहुँचे हैं और गाड़ी का जो है ना वो टर्मिनल लूज़ हुए हैं। वो मेरा ख्याल है कि वो मोबाइल भी लेते
वो सब कुछ ले लेते हैं हमसे, गाड़ी की चाबी छीन के ले जाते हैं। पहले गाड़ी अगर नहीं ले जा सकते थे सब कुछ ले लेते हैं, बट उनको जो है जब उन्होंने फायर कर दिए तो उनके पास रुकने का कोई चांस नहीं बचा। उनको शायद यही चीज़ रियलाइज़ हुई होगी कि मैं शायद नीचे से कोई वेपन निकाल रहा हूँ या मैं कुछ ना कुछ निकाल रहा हूँ। कितने लोग थे वो? 6 लोग थे बाइक पे, 3 लोग बाइक से उतरे थे और 3 लोग पीछे बाइक पे बैठे हुए यानी थे। 2 बाइक्स में? 2 बाइक्स पे 6 लोग थे, 1 to 5 थी, दोनों की नई बाइक्स थी। और लड़कों शक्लें की, याद है आपको उनकी? लड़कों की उम्र भी तकरीबन ज़्यादा नहीं थी, 20-22 साल के एज के लड़के थे, पतले दुबले थे। और जो बंदा एक उतर के आया पहले शीशे के पास मेरे पास, जो मुझसे जो है ना वो चाबी और वो मांगने लगा, जिसने फायर मारा था वो पीछे खड़ा हुआ था, उसके फायर उससे पीछे वाले ने मारा। उन्होंने फायर मार के वो भागने लगे तो सामने से एक गाड़ी उसी आ दौरान रही उनकी कोई कॉन्वर्जेशन हुई? उन्होंने बोला भागो, उसने बाइक स्टार्ट कर ली। जो पहले 3 जो पीछे खड़े हुए थे वो बाइक स्टार्ट करके वो निकल गए। ये लोग जब भागने लगे तो रोड क्रॉस करते हुए सामने से गाड़ी आ रही थी, ये गाड़ी से टकराते टकराते बचे। इनकी बाइक गिर गई थी वहाँ पे। जब मैं गाड़ी से उतरा हूँ तो मैंने देखा इनकी बाइक वहाँ गिर गई थी। इन्होंने उस गाड़ी के ऊपर भी पिस्टल ताना, मगर इनके पास गन में गोलियाँ ख़त्म हो गई शायद। ये फिर बाई रोड पैदल भागे वहाँ से रोड क्रॉस अपनी बाइक वहीं छोड़कर? अपनी बाइक नहीं, एक बंदा बाइक पे बैठा, 2 बंदे वैसे ही भागे। पीछे से पुलिस की बाइकें आ रही थी, जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है वो आ रही थी। उनको हम लोगों ने बताया, ये समझे कि रोड क्रॉस करके अल उस्मा कर्टेन है, ये उस तरफ पहुँच गए थे। आपको तो उस वक्त कितनी गोलियां लगी थी? आप उस वक्त? मैं सेंस में था। मैं हॉस्पिटल जाने तक मैं अल मुस्तफ़ा क्लिनिक बाइक पे बैठ के गया हूँ। अल मुस्तफ़ा के मेन गेट से लेके मैं अंदर चल के गया हूँ। वहाँ के बाद भी मैं एम्बुलेंस में भी चल के आगे बैठा हूँ। बट जब जिना अस्पताल में पहुँचा तो मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा बह चुका था। जब हम जिना पहुँचे हैं तो जिना पहुँचने के बाद तकरीबन 3 घंटे तो हम लोग वहाँ जिना में वैसे ही उन्होंने फौरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया? फौरी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था जिना में। उन्होंने ड्रिप मुझे लगा दी थी क्योंकि दिन ऐसा था डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे। और तकरीबन सुबह के 5 बजे हम वहाँ पहुँचे और 7:30 या 8 बजे मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ जिना में। तो 3 घंटे की ताख़ीर हुई थी ऑपरेशन स्टार्ट होने में भी। और ऑपरेशन भी काफ़ी लंबा रहा था मेरा, तकरीबन दोपहर के 2 बज गए थे ऑपरेशन होते होते भी। रीढ़ की हड्डी में और घुसगोली निकलने से इतना सा फ़र्क बाकी है गैप है। मुझे ख़ुद को यकीन नहीं आ रहा था कि पल में क्या से क्या हो गया। जिना में 4 दिन में एडमिट रहा ऑपरेशन के बाद। 4 दिन उन्होंने एडमिट रखा, उसके बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था ईद की छुट्टियों के बाद। और वीकली वहाँ पे विज़िट होता है जिना में, हम जाते हैं और वो सिर्फ 2 टैबलेट्स जो है ना वो मुझे लिख के दे देते हैं। मैं उससे उनको बता रहा हूँ कि मुझे पूरा मुआयना करते हैं, वो देखते पूरा हैं? मुआयना, पहले वो पूरा मुआयना करते थे जब तक मेरे स्टिचेस लगे हुए थे। वो थोड़ा सा डिटेल में देखते थे। मैंने बताया मैं कि मुझे स्टिचेस में भी बहुत तकलीफ़ होती है, सामने उठते बैठते हुए दर्द होता है, पीछे मुझसे लेटा नहीं जाता, इतनी तकलीफ है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये 3 महीने तक होगा। 3 महीने तो गुजर चुके। बट दर्द में कोई स्टिल कमी नहीं आई। टैबलेट्स देते, पहले ऐसा होता था कि मैं टैबलेट खाता था मुझे फ़र्क पड़ जाता था, अब टैबलेट खाता हूँ तो मुझे 5 मिनट के लिए भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? कानून नाफिज करने वाले इदारों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 5 से 6 लोगों के साथ ये वाक़या होता है और पता नहीं हज़ारों लोगों के साथ जो है ना स्नैचिंग का वाक़या रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। आवाम किस तरीके से कमा रही है, किस तरीके से अपना ख़र्चा चला रही है, और ये डकैत यहाँ पे घूम रहे हैं, ये सब के सब गैर मुकामी हैं, कराची के लोग नहीं हैं। ठीक है, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये दरख्वास्त है कि आप इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। मैं तो इस चीज़ को जो है ना भुगत रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले जो है वक्त में और लोग इस चीज़ को ना भुगतें। नाज़रीन, हमारे साथ फ़खर के बड़े भाई जैन मौजूद हैं। जैन, आप छुट्टियों पे आए हुए थे और जब इस तरह का इंसिडेंट हुआ तो वालिद साहब ने आपको वापस नहीं जाने दिया। क्या सोच कर वहाँ से आए थे कि घर वालों के साथ ईद मनाएंगे? मैं तो नॉर्मल ईद की छुट्टियां करने के लिए यहाँ आया था। ईद से तकरीबन 6 महीने पहले मेरी शादी हुई है। अगर पहली क़रीद आ रही है तो वाइफ के साथ और घर वालों के साथ मनाऊँगा। आया यहाँ पे कराची, और जिस दिन इसका ये हादसा हुआ भाई का, उसी रात को ये मुझे लेकर आया था। मैं ससुराल में था अपनी। रात में फिर भाइयों ने ज़िद वगैरह करी कि हमें बाहर घूमने जाना है, ये इसकी बच्चे की जो पैदाइश हुई उसकी कोई ट्रीट वगैरह दे दे या फिर गाड़ी का घुमा के ले आए हमें। सुबह चांद रात है तो रात में हम घूमने निकल गए थे। वन पूरा शहर ही चांद रात पे घूम रहा होता है, जाग रहा होता है, कोई ऐसा वो नहीं था। कोई ज़हन गुमान में ऐसी कभी कोई चीज़ आई नहीं कि हमारे साथ खुदा न खास्ता ऐसा कोई हादसा हो सकता है। हम यहाँ से निकले तकरीबन 4 बजे के करीब और हम JDC की तरफ जा रहे थे। वहाँ से वापस हमने घर आना था। हमने बैतुल मुकर्रम के सामने से यूटर्न लिया है। यूटर्न लेते हुए हमारी गाड़ी का टर्मिनल हिल गया, क्योंकि हम रात में बैटरी घर में निकाल के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलाके में बैटरियाँ वगैरह चोरी हो जाती हैं। टर्मिनल हिला, हम टर्मिनल सेट कर रहे थे, इतनी देर में वो बाइक्स वाले आए। अच्छा, जब वो गुजर के जा रहे थे उस टाइम मुझे थोड़ा डाउट हुआ। मैंने
इतने बोलने लगा इसको आके कि थोड़ा जो है इन लोगों को उतार के सामने खड़ा कर दो, बैंक की लाइट्स वगैरह चल रही है, वहाँ बैंक का गार्ड भी है, तो ये वहाँ आराम से खड़े हो जाएंगे। मैं बोलने आ ही रहा था, इतनी देर में वो आए हैं, 3 बंदे बाइक से उतरे हैं, 3 बंदे बाइक पे बैठे हुए थे। उसने एक ने आके बोला कि गाड़ी की चाबी दे, बाहर आ। अच्छा, गाड़ी में से देखा मैंने भी है कि अब ये लीवर की तरफ हाथ डाल रहा है बाहर आने के लिए। इसने गेट खोल चुका था, ये शीशे नीचे करने के बाद इसने गेट खोला है और ये लीवर की तरफ हाथ डाला, तो उन्होंने वहाँ से ब्रश चलाया। उनके पास ब्रस्टेड पिस्टल था ब्लैक कलर का। के बाद फिर वो गाड़ी में एकदम धुआं हो गया और इनकी वाइफ, मेरी वाइफ वगैरह सब चीख पुकार मच गई, रोना शुरू हो गया। तो फ़ौरन जब मैंने इसका हाथ देखा, इसके हाथ पे यहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। उसको गाड़ी से उतार के मैंने खड़ा किया तो उसकी शर्ट पे से ब्लड टपक रहा था ऊपर की तरफ से। तो मैंने इसकी शर्ट उठा के देखी, वहाँ से सामने से ब्लड गिर रहा था। तो इसने बोला मेरे पीछे भी खारिश हो रही है कमर में। जब मैंने पलट के देखा इसको तो पीछे से वो आर पार गोली हो चुकी थी। मैंने उसको ये बोला कि देखो घबराओ नहीं, गोली आर पार हो गई, अंदर नहीं है। जितना तुम इसको पैनिक समझोगे ब्लीडिंग उतनी ही होगी, पीपी और शूट करता रहेगा, कोई मसला बन जाएगा। जितना तुम कूल रह सकते हो तुम कूल रहो, तुम इन लोगों की फ़िक्र नहीं करो, इन लोगों के साथ में खड़ा हुआ, इन लोगों को कुछ नहीं होगा। जिन्हें करना था वो करा के जा चुके हैं, अब वापस कोई नहीं आएगा। इसको एक लड़के ने बाइक पे बैठाया, बाइक पे बैठा के सामने मुस्तफ़ा हॉस्पिटल था, वहाँ लेकर गए। इतनी देर में एक पीछे बिल्कुल ट्रैफिक के अंदर एक फैमिली थी गाड़ी के अंदर, उन्होंने ये सारा वाक़या अपनी आँख से देखा कैसे हो रहा था। उनकी गाड़ी से ही वो डॉज होके भागने में उनको ट्रकों को प्रॉब्लम हो रही थी। वो हमारे साथ पूरे पहले मुस्तफ़ा आए, मेरी वाइफ को बिठा के और इसकी वाइफ को बिठा के, दोनों, ये छोटा भाई साथ था गाड़ी के अंदर, बच्चा भी साथ था उसका, इसका फ़खर का। तो यहाँ मुस्तफ़ा से फिर हमें वो जिन्ना लेकर गए और उन्हीं की गाड़ी में फिर मैंने अपनी वाइफ को, उसके बच्चे को और इसकी वाइफ को अपने ससुराल छोड़ा, क्योंकि करीब में वही था। वहाँ पे फिर पुलिस आई? पुलिस से पहले मेरी सबसे पहले बात हुई गाड़ी के पास, जब मैं घर वालों को लेके यहाँ से हॉस्पिटल जा रहा था। तो गाड़ी के पास मोबाइलें वगैरह खड़ी हुई थी, गाड़ी का मुआयना वगैरह कर रहे थे। फिर गाड़ी ले भी गए थे वो? गाड़ी इनके पास क्रेन होती है, उसी क्रेन से उठा के गाड़ी वो वहाँ से ले गए थे। तो कहने लगे FIR वगैरह। मैं कभी देखें FIR, हम मुद्दा ही नहीं बन रहे, हम मुद्दा ही बन के किसी से की दुश्मनी क्यों पालें, क्योंकि इन लोगों को दीन ईमान तो होता नहीं है। अगर हम किसी को फेस कर लें, किसी को पहचान लें, कोर्ट में जाके, थाने में आके, बाहर निकल के फिर उन्होंने यही काम करना है, वो बेल पे छुड़ जाएंगे। अब हमें लगेगा आप हमें फुटेज दिखा देंगे बैंक तो फिर इसकी FIR वगैरह होगी। मैं कहा नहीं, आप FIR कटाएँ, ये वो होगा, वो मसला बन जाएगा, ऑपरेशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऑपरेशन जबकि स्टार्ट हो चुका था, सुबह 7:30 पौने 8 बजे की बात है। वहाँ से फिर वो उनको हमने भेज दिया। हमने कहा देखिए अभी हम इस पैनिक के अंदर खड़े हुए, मसला चल रहा है, आप हमें और प्रेशराइज़ कर रहे हैं, प्रेशराइज़ हमें ना करें। फिर वहाँ से कोई आपसे रब्ता किया गया? उन्होंने वालिद साहब के पास 2 दफ़ा कॉल भी आई कि हमने कुछ लोगों को पकड़ा है, आप आगे पहचान करें। तो अब ये गाड़ी के लिए वहाँ पे गए, जब गाड़ी छुड़वाने के लिए, उन्होंने गाड़ी छोड़ने के, जो बंदा भी हमारा डैमेज हुआ, गाड़ी भी हमारी नुकसान हुई, सब कुछ हुआ, पैसा भी हमारा खर्च हुआ, जान से भी हम ही गए, उल्टा गाड़ी छुड़वाने के भी पैसे हमने उनको पे किए। वो उनका खर्चा पानी था? खर्चा पानी 70,000 रुपये हमने उनको थाने में दिए हैं गाड़ी छोड़ने के, जिसमें 70,000 के अंदर उन्होंने 15 दिन गाड़ी अपने पास खड़ी रखी है। वो तो फिर जिनकी गाड़ी थी, खैर ऑनर वो गाड़ी ले गए होंगे? ऑनर को हमने गाड़ी हैंड ओवर करी, गाड़ी का जो काम वगैरह था वो सारा हुआ, लेकिन गाड़ी पूरी नाकारा हो गई। अब आप क्या चाहते हैं, मुझे बताएं? चाहना क्या है, देखें इसके अंदर हम कुछ बोलेंगे, हम कैमरे के आगे हैं, सब कुछ है, ये प्रोग्राम हर कोई देख रहा होता है, अच्छे लोग भी देख रहे हैं, बुरे लोग भी देख रहे हैं। अच्छे लोग इससे सिर्फ सिंपैथी हासिल करेंगे और बुरे लोग इससे फ़ायदा ये उठाते हैं कि इन्होंने हमारी खिलाफ कोई कंप्लेन कर रही है या कोई कैंपेन चला रहे हैं मीडिया के साथ मिलके, और दुश्मनियाँ फैल जाती हैं। ये लोग जो हैं ये सारे गैर मुकामी हैं, क्योंकि उनका हुलिया और सब कुछ जितने भी आप फुटेज में देखते हैं आए दिन फेसबुक के ऊपर, और जहन में ये सवाल नहीं आता कि हम लोगों को तो जगह जगह रोका जाता है, पूछा जाता है, हमारी चेकिंग होती है ना, अक्सर औकात होती है। ये लोग असला लेकर कहाँ से आते हैं, कहाँ, जाहिर सी बात है आसमान से तो ना टपकते, ना ज़ेरे ज़मीन गायब हो जाते हैं, ना इन्हें रोका जाता है, ना टोका जाता है, ना पकड़ा जाता है, और अगर गलती से ये पकड़े भी जाते हैं CCTV की मदद से तो उसके बाद दोबारा छूट जाते हैं। देखिए इसके अंदर इलाके की पुलिस शामिल होती है, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। इसमें हर किसी भी गली के बच्चे से भी आप पूछेंगी, वो भी आपको ये बोलेगा इलाके की पुलिस शामिल होती है। अच्छा, आपको कोई CCTV कैमरास की फुटेजेस दिखाई गई? उन्होंने बोला कि थाने वालों ने हम फुटेज लेंगे, फुटेज दिखाएंगे, मगर कोई फुटेज वगैरह उन्होंने हमें नहीं दिखाई। सही है, यहाँ पे जंगल का कानून है भाई, यहाँ पर जिसके साथ ज़्यादती होती है, जिसे जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है, जो अजियत, कर्ब और तकलीफ़ें लोग उठाते हैं, वही लोग डरते भी हैं। क्या करें, ज़ाहिर सी बात है, जब फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, घर वाले होते हैं, तो हर शख्स, हर शरीफ आदमी कहते हैं ना, अपनी इज़्ज़त से डरता है। बदकिस्मती हमारी ये है कि
हम जिन्हें अपने बेसिकली हमारे टैक्स के पैसों से जिनकी तनख्वाहें जाती हैं, जो मज़े करते हैं, जो याशियाँ करते हैं, उनके कानों पे चूं भी नहीं रेंगती, उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अभी रिसेंटली मैंने एक बयान जो है वो देखा, जिसमें जो है कामरान टसोरी साहब कह रहे थे कि जनाब अगर किसी से छीना झपटी की कोई वारदात हो रही है तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे उन लोगों से कि भाई आप जो है जान से ना मारें। तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है ना कोई, जब हमने हार मान लेनी है। कोई कहता है कि जी अंदरूनी जेबों में छुपा लो, कोई कहता है कि जी लोगों को गोलियां ना मारो, बस छीन के ले जाओ, माल ले जाओ भाई, मुफ्त का माल है। जिसने मेहनत से अपने हक हलाल की कमाई से कमाया हुआ, उसके दिल से पूछो ना उसके दिल पे क्या जाती है। साथ साथ जान के भी लाले पड़ जाते हैं। मैं बता नहीं सकती इस वक्त इस फैमिली का क्या हाल है, क्योंकि देखें सफ़ेद पोशी का भरम हर शख्स ने रखना होता है, लेकिन इतना मजबूर और इतना बेबस ना करें कि फिर जो दिल से बद्दुआ निकलती है ना वो सीधी अर्श पर जाती है। ज़रा अपने गिरबानों में झांकें और देखें, सोचें कि इस मुल्क का ये जो हाल है उसको इस हाल तक लाने वाले, पहुँचाने वाले कौन हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम सारिम भाई के ऑफिस में मौजूद हैं और जिस फैमिली से हम मिलकर आए हैं उनके हवाले से हमने सारिम भाई को बताया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि बाहर बहुत सारे लोग जो है वो बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि हमारा मसला सबसे पहले हल हो जाए। सारिम भाई, जिस फैमिली के हवाले से मैंने आपको बताया है, बहुत सारी चीज़ें जो हम कैमरे पर नहीं दिखा सकते, जितनी कस्मा पुरसी से वो गुजर रहे हैं या उनके जो हालात हैं, हम बेसिकली वो बता के कैश नहीं करवाना चाहते। हम चाहते हैं कि किसी की मदद हो। लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये मुझे बताएं कि शहर कराची में जो ये जो जंगल का कानून नज़र हमें आ रहा है, क्या इससे पहले हमने ऐसी सूरत हाल तो नहीं देखी थी जो अब नज़र आ रही है? देखिए, मैं समझता हूँ ये हमारे पूरे पाकिस्तान का हाल है। हाँ, कराची ज़रा एक्स्ट्रा में चला गया है। अगर नॉर्मली पाकिस्तान में 60-70% इस तरीके के वाक़यात हैं तो इधर 97-98% वाक़यात हैं और कोई पूछने वाला उसको नहीं है। और अफसोस जो इसमें सबसे ज़्यादा है वो ये है कि इंसान माल से भी जाता है, जान से भी जाता है, और अगर इत्तेफाकिया जान बच जाती है तो हाथ पाँवों से किसी चीज़ से चला जाता है। ना कोई गवर्नमेंट सतह पे इसमें पूछने वाला है, ना मैं तो अपने आप को भी शामिल करूँगा इसके अंदर, ना कोई इदारे, फलाई इदारे इसमें पूछने वाले, कि हर आदमी आज वो खेल खेलने में लगा हुआ है कि मैं किस तरीके से बस ड्रामेबाजी करूँ और मैं पिक्चर से निकल जाऊँ। जब से सोशल मीडिया आया है मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो हमारे पुलिस वाले सही, बड़े बड़े अफसरान सही, सरकारी मुलाजमीन सही, सियासतदान सही, समाजी रहनुमा सही, वो सब बस क्लिप बनाते हैं। क्लिप के ध्यान होता है, वायरल हुआ नहीं हुआ और हट के चले जाते हैं। पकड़ धकड़ हो रही है, बहुत सख्ती हो रही है, क्लिप में आ गया, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, ऐसे हो गया, क्लिप में आ गया। अमल में अगर देखें तो अगर सिफर है सब कुछ, अगर कहीं है तो वो आपके क्लिप आने की ज़रूरत थोड़ी है। हम तो इस शहर में रहते हैं, हम तो इस शहर में घूमते हैं, हमें सब कुछ पता होगा। अगर आज हम एतराज़ कर रहे हैं इन चीज़ों पे, तो अगर आपका कोई अमल अच्छा हो रहा होता तो हम तारीफ़ भी कर रहे होते। तो इस तरीके के जो लोग, जिस तरीके की आपने फैमिली बताई है, एक आम आदमी के लिए इशू नहीं होता। आम आदमी में जो किसी के भी आगे चला जाए, अपना मजबूरी बता दे, एक जो सफ़ेद पोश जो इज़्ज़तदार आदमी है ना, वो मारा जा रहा है इसके अंदर। वो ना इलाज के नाम पे किसी से पैसे मांग सकता है, ना घर के राशन के नाम पे, ना घर के रेंट के नाम पे, ना बिजली के बिल पे। वो मर जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, और वो उस वक्त यही कहता है कि काश मैं मर ही जाता तो बेहतर था, क्योंकि इस रुसवाई से तो जो है ना बेहतर मौत। जैसा आपने ये कहा कि जिनको मार देते हैं उनके लिए ताज़ियत के लिए तो चले जाते हैं पुरसा देने, जो बच जाते हैं या जो आप क्लाशन को निकाल लेते हैं उनको हम हीरो भी बना देते हैं। जिनका माल चला जाता है वो तो चला ही जाता है, लेकिन जो जिनका माल भी जाता है, जिनकी जान भी स्टेक पर होती है, जिनकी पूरी पूरी फैमिलियों को सफ़र करना पड़ता है, उनके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इस मुल्क में, इस निज़ाम में तो कुछ भी नहीं है। देखें आप, इंसानियत क्या है हमारे यहाँ, इंसानी हकूक़ क्या है? वो ये है कि वो चोर, वो डाकू, वो लुटेरा जो सैकड़ों की जानें ले चुका है या लूट चुका है, अगर वो पकड़ा जाए और उसको बेदर्दी से मार दो तो हाय हाय, फिर देखें आप इंसानी हकूक़ की आवाज़ें कैसे बुलंद होती हैं, कैसे इंसानियत जागती है हमारे यहाँ। लेकिन वही शख्स, वही दरिंदा रोज़ाना की बुनियाद पे किसी को माजूर कर देता है, किसी को की जान से हाथ धोना पड़ता है, किसी के माल से हाथ धोना पड़ता है किसी को, तो उसको जो है ना कहने वाला, करने वाला कोई भी नहीं है। आपको क्या लगता है, ये इदारों की कमजोरी है?
मैं समझता हूँ ये कमज़ोरी नहीं है, मैं समझता हूँ प्री प्लान काम हो रहा है। इस मुल्क के लिए जो कुछ हो रहा है प्री प्लान हो रहा है। एक पेज पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे करना है, क्योंकि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना वो अच्छी नहीं है। अगर मुल्क के बड़े बड़े सरबराह फोर्सेस के हों, सियासत के हों, किसी भी ओहदे के हों, जब वो ये कह रहे हो मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो बात तो समझ में हमें भी आ रही है और क्यों नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब जो जंगें होनी है या बर्बादियाँ होनी है या बंटवारे होने, वो तोपों से नहीं होने, वो जहाज़ों से नहीं होने, वो इन्हीं अमलों से होने जो हम और आप देख रहे हैं। हाँ, अगर इस पर काबू पा लिया, कोई ऐसा शख्स आ गया तो कह नहीं सकते कुछ, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा सिवाय अंधेरे के। ये जो स्ट्रीट क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह आपको ये लगती है ये गुर्बत, नहीं, बेरोजगारी? बिल्कुल नहीं। देखिए, गुर्बत, बेरोजगारी नॉर्मल चोरी करवा सकती है, हेरा फेरी करवा सकती है, वहाँ समझ में आता है, वो भी पकड़ो तो बताता है कि मेरा बच्चा बीमार था, मेरी वाइफ बीमार थी, मेरी माँ के साथ प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ तो लूट मार है। लूट मार जो है ना वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और अगर ज़्यादा इसको कानून के दीन में जाके देखें तो उसके अंदर हाथ काटने की सज़ा है। उसमें जो है चोरी के लिए कोई कैटेगरीज नहीं रखी गई। यही है कि कुछ उसमें मुझे एग्जैक्टली नहीं आया कि कितनी हो, कितने से ऊपर चोरी हो तो उसमें हाथ कटेंगे, लेकिन यह नहीं कहा कि अगर उससे कम चोरी है तो उसको माफ़ कर दिया जाए। माफ़ी का यहाँ पे तो हम देखते हैं कि चंद दिन बाद जमानत पर रिहा हो जाते हैं। अक्सर डाकू पाँव में गोली लगे, जिस्म में कहीं गोली लगे, रंगे हाथों पकड़े गए हुए होते हैं और अदालतें उनको जमानतें दे देती हैं, उनके केसेस ख़त्म कर देती हैं। और एक आम आदमी से उससे पूछें तो उसको 40-40 साल कोर्टों में गुजर जाते हैं इंसाफ लेने के लिए। तो ये सारा सिस्टम हमने ये देखा है लोगों में अब इंसाफ की होप ही नहीं रही, क्योंकि उनको ये लगता है कि इंसाफ हमें मिलेगा नहीं। स्पेसिफिकली अगर इस फैमिली की मैं बात करूं तो ये लोग इतने डरे में हैं कि वो किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम उसके लिए भी जाएंगे तो शायद हमें अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, जबकि हमारे पास तो किराए के भी पैसे नहीं। मैं इंशाल्लाह ये आपको यकीन दिलाता हूँ, और मैं इससे ज़्यादा कैमरे पे नहीं बोलूँगा। सफ़ेद पोश लोग हैं, जो मुझसे हो सकेगा इंशाल्लाह मैं उनके लिए करूँगा, और इंसाफ के लिए भी इंशाल्लाह वो खुद आपको बताएंगे। तो लोगों को यहाँ से मैं यही कहता हूँ कि ठीक है 100% नहीं मिल रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ से मिल रहा है ना, जो पलट पलट के बंदा यहाँ पे आता है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आया है उसको जब भी मुश्किल वक्त पड़ा है वो इस दरवाजे पे दोबारा आया है। आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आवाम को यही मैसेज दूंगा कि एक दूसरे का साथ दें। कैसे एक खुली सड़क पे आपके सामने, और आप घरों पे जाके बता रहे हो तो मेरे सामने लूट रहे थे ऐसे बंद, तो आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? अगर आप सब चारों तरफ से दायरा बना लेते तो क्या कोई लूट सकता था? तो जो अब जिस तरीके से चारों तरफ दायरा बनाकर जब चोरों को पकड़ लिया जाता है और उनकी धुलाई की जाती है, क्या ये सही होता है? जो जंगल का आज कानून है उसमें यही होता है और यही होगा, तब इंसाफ मिलेगा। अगर इस जंगल के कानून में आप ये चाहें कि उसे पकड़ के बाइज्जत थाने पहुंचा दिया जाए, अदालत के सामने पेश कर दिया जाए, तो फिर 10 दिन के बाद वो निकल के आपके दरवाजे पे दोबारा धमकियां दे रहा होता है कि केस ख़त्म करो वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। तो वक्त और हालात और चीज़ें देख करके उसके हिसाब से भी फिर चला जाता है। जराइम पेशा अनासिर अपनी कार्रवाइयां करके बहुत से सवालिया निशान छोड़कर फरार हो जाते हैं। क्या आखिर कब तक आला इंतजामिया और इदारों की नाक के नीचे ये सब होता रहेगा? इंसाफ के मुतलाशी शहरी सवाल कर रहे हैं कि क्या कानून तोड़ने वाले कानून नाफिज करने वालों से ज्यादा ताकतवर हैं? जिन लोगों को जराइम पेशा अनासिर अपना निशाना बनाते हैं, क्या उन मजलूमों की दाद रसी करने वाला कोई नहीं? उन शहरियों के घरों की किफालत कैसे होगी जो अपनी जानो माल खोने के बाद इंसाफ मिलने की तवक्को भी खो देते हैं? अरबाब इख्तियार क्यों नातवा हाथों को नजरअंदाज कर देते हैं जो अपने माली मसाइल और वसाइल ना होने के सबब कानूनी कार्रवाइयों का हिस्सा बनने से कासिर होते हैं? अपने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी चाहता है, जो कि उसका हक है, लेकिन इसकी हिफाजत का बंदोबस्त करना हुकूमत और इदारों का काम है और इसके लिए मौसर इक़दाम करना लाजमी है। याद रखें, नफरत जुर्म से करें, मुजरिम से नहीं। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें और इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सरा फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।